गुरु जी श्री बीवी चौधरी जी के चरणों में आनंदे मागो सतनाम प्रयोज्य को सतनाम। और यहाँ सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रीति जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, पूरा क्लियर नहीं आ रही। जी माता जी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो सकता है। जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माता जी, अभी साधक जुड़ रहे हैं। तो अभी जैसे अधिक मास चल रहा है, तो सभी कोई जैसे हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और अच्छी तरीके से। और हमारा जो निर्जला शिविर है अक्टूबर 15 2023 से हमारा 24 अक्टूबर 2023 तक, उसके लिए जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फास्टिंग नवरात्रों में है, तो उन्होंने अभी से मतलब बार बार हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट फूड में रहे और निर्जला का अभ्यास करें। निर्जला का अभ्यास करेंगे तो नवरात्र के समय में जैसे परम पूज्य सदा बीबी चौहान गुरु जी एक निगरानी में, उनके ओरा में और ऐसे अच्छा वातावरण में कर पाएंगे हम। जैसे नरहरी भाई भी होंगे, हम भी होंगे सब। तो जो घर में करते हैं हम, वहाँ का यहाँ में फर्क होगी, क्योंकि यहाँ का है कि वातावरण अच्छा है, तपोभूमि है और हमारा संतों का स्थान है। और यहाँ का जो ये एनवायरमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन फ्री है, पोल्यूटेड एरिया नहीं है और पूरी फुल ऑक्सीजन है। औषधीय गुण वाली पेड़ पौधे जंगल में है, तो उन्हीं का एक ओरा होता है। तो ये सब की चीज के बीच में करना बहुत अच्छा है। तन तो स्वस्थ होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मन भी हमारा स्वस्थ होगी और हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगा। हम जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, अपनी स्वयं को पहचान, अपने आप में स्थित रहना, अपनी होना में स्थिति होना रहना, ये सब चीजें के लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है। तो इसमें हम आगे जा पाएंगे, मन की विकार, इंद्रियों की विकार दूर होगा। तो जिन्होंने भी नाम लिखवाना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उन्होंने निर्जला का अभ्यास करें, पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रहे और यहाँ का एक मौका ले, जो कि हमारा फास्ट निर्जला शिविर परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का, जो एनडीएस का जनक है, पहला शिविर होने जा रहा है निर्जला के ऊपर। तो यहाँ का एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा यहाँ से। तो आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो निर्जला का अभ्यास करिए। जी अब कोई देखो साधक, जी माता जी, कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गणेश प्रसाद जी। जी नमस्ते। माता जी को प्रणाम, नमस्ते। सुरेश बाबू को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम कल प्रणाम। मैं कल कल मैं शनिवार को निर्जला था और 40 घंटा के बाद मैं अनार का जूस लिया छिलका समेत, तो थोड़ा पकड़ने दर्द हुआ, पतला पतला, और आज भी हो रहा है। और 12 साढ़े 12 बजे अनार का जूस लिया था छिलका समेत वाला, और 5 बजे मैं लगभग 1 गिलास उसमें एक केला और एक छोटा आम और
कैसे अनारनाथ पाती और क्या था अनार आधा अनार मिला करके मिक्सी में चला के मैं एक गिलास लिया था। लेकिन 3 घंटे के बाद अभी से आधा घंटा पहले हमको लेट्रिन हुआ पतला सा। उसके बाद में कुछ नहीं लिया हूँ। तो अनार का रस ज्यादा हो गया क्या? पहला तो आप निर्जला गलती से खोले हैं, अनार जूस में खोलना नहीं चाहिए। आपको अनार का अगर छिलके समेत अनार में रस में खोले हैं तो अलग बात है। अगर अनार दाना में खोल रहे हो तो ऐसा नहीं खोलना चाहिए, डिटॉक्स छिलका जूस में छिलका खोलना समेत चाहिए। छिलका समेत लिया था, छिलका समेत। हाँ तो मात्रा उसी हिसाब से लीजिए। अच्छा अच्छा, मतलब 1 गिलास से कम लेना चाहिए। तो था लगभग 300 ml, 300 ml। एक कप लेना चाहिए, हाँ 100 ml अच्छा, लेना चाहिए। ये हमसे गलती हुआ, ये गलती हुआ। जी 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 जी। तो ठीक है। अब मैं आज भी रहता निर्जला, लेकिन हिम्मत नहीं किया क्योंकि पतला पकाना बार बार हुआ, इसलिए हमको हिम्मत नहीं किया। तो आज मैंने नहीं किया, सिर्फ एक दिन ही रहा। चल ठीक, 40 घंटा पर 40 घंटा का कोई निर्जला बात किया नहीं। मैंने। जी जी। बिल्कुल। अंडा 1 कप लूंगा, 11 बजे तो 1 कप लेंगे, बात निकाल लेंगे माता जी। हाँ 12 बजे। करिए, जैसा आपको पता है आप शिविर में आए थे, करते चलिए आप। जी जी। बेटा देखो, सत्य साहू भाई होंगे, सत्य साहू को करो। जी माता जी। हाँ जी, सत्य साहू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री चौहान जी को मेरा वंदन, और हमारे आज की इस मीटिंग में उपस्थित हमारे आनंदी माँ सुरेश भाई प्रीति जी को भी मेरा वंदन, और जितने भी हमारे एनडीएस के साधक हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और तो अच्छा लगा, और बहुत दिन के बाद फिर से इस जूम मीटिंग में हम आ पाए इसमें, तो बढ़िया है। तो जो लोग अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं यहाँ पर, या फिर अपना जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब हमें चौहान जी ने बताए और हमारे आनंदी माँ सुरेश भाई ने इतना सुंदर अनुभव का एक ठो सुंदर मकाम बनाया है सबके लिए, कि दिव्याशीष आश्रम जहाँ पर जाके हम लोग अपना हाँ जी, सत्य साहू जी आप अपनी वीडियो को ऑफ कर लें, ऑडियो ऑन तो रखें। उस साधन क्षेत्र में हमें ये जरूर सीखना चाहिए कि जहाँ पर निर्जला और रसाहार को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो यही तो हमारा वास्तविक न्यू डाइट सिस्टम, और जिसको चौहान जी ने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में। ओके ओके ओके, अभी ऑडियोबल है अभी? हाँ जी, आवाज कट रहा है। जी माता जी वो डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ जी, सत्य साहू जी। कविता जी को करना तो है, सत्य साहू। जी माता जी अभी यहाँ कनेक्ट हो गई है। पर हूँ, यहाँ पर नेटवर्क हाँ जी, का सत्य साहू जी आपकी आवाज क्लियर नहीं हो प्रॉब्लम है, आ रही है। इसलिए हाँ जी, कविता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
सर्वप्रथम आनंदी माता जी और सुरेश भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और आप सभी एनडीएस साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आवाज आ रही है प्रीति दीदी? जी आ रही है, आ रही बोलिए। है बेटा। मेरा नाम कविता है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मेरी उम्र 32 साल है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मैं एक कैंसर पेशेंट थी। मुझे कोलन और लीवर कैंसर था और कुछ लिम्फ नोड्स में भी वो फैल चुका था। तो मैंने इसके लिए पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन एलोपैथी के अंदर 18 साइकिल कीमो लेने के बाद भी मेरी जो बीमारी है वो 30% बढ़ गई थी। तो उस टाइम मैंने एलोपैथी का ट्रीटमेंट ना लेकर एनडीएस के अंदर अपना जो भाग्य है वो आजमाना चाहा। और एनडीएस के बारे में मुझे जो सूचना मिली थी वो सुरेश भैया के थ्रू मिली थी कि वो भी एक कैंसर पेशेंट थे और एनडीएस को फॉलो करके ही वो इस क्रोनिक डिजीज से बाहर आए थे। तो मैंने भी सोचा मुझे भी एनडीएस का रास्ता अपनाना चाहिए और मतलब यही अपना जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है वो छोड़कर इसको फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 3 जून को आई थी। और यहाँ मैंने 2 जून से 11 जून का जो शिविर है वो अटेंड किया था। और उसके बाद यही रहकर मैंने एडवांस एनडीएस को फॉलो करने के लिए सोच लिया। उसके बाद मुझे यहाँ आए हुए 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने यहाँ रहकर मैंने पूरा तप किया है और यहाँ आने के बाद 2 महीने में मैंने 37 निर्जला किए हैं। 18 जो निर्जला है वो मैंने जून महीने में किए हैं, बाकी जो निर्जला है वो जुलाई में किए हैं और 3 निर्जला अभी अगस्त में मेरे हो चुके हैं। तो पहले भी मैंने मेरी जो वीडियो है वो भी आई थी और बताया भी है। पहले मैंने यहाँ 19 जून से 29 जून 11 दिन का निर्जला किया था। उसके बाद कुछ दिन रसआहार पर रहकर फिर मैंने 1 दिन का निर्जला किया, फिर 3 दिन का किया। इस तरह बीच में 2-3 दिन की निर्जला मैं करती रहती हूँ। लेकिन इसके बाद मैंने 17 जुलाई से 25 जुलाई 9 दिन का निर्जला फिर किया। तो जितने भी क्रोनिक जो पेशेंट हैं जो क्रोनिक डिजीज से ग्रसित हैं उन लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि उन्हें जो निर्जला है वो लंबे निर्जले के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसी से हम ठीक होंगे। तो यहाँ मैं 2 बार लंबा निर्जला कर चुकी हूँ। पहला निर्जला 11 दिन का था, उसका एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को सुनाया था। उसके बाद अब मैंने 9 दिन का लंबा निर्जला फिर किया है, उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उस दौरान मैंने क्या फील किया, जिससे आप लोगों की भी कुछ हेल्प हो सके। इस दौरान मैंने क्या फील किया वो मैं बता रही हूँ कि मैंने 9 दिन का निर्जला किया। पहले 5 दिन का जो निर्जला है वो मेरा स्मूथली हो गया था, उस दौरान मुझे कोई भी दिक्कत नहीं महसूस हुई। लेकिन 5वें दिन रात में मुझे एक उभाड़ आया और वो क्या था मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन था। तो 5वें दिन मुझे वो स्टोन का पेन हुआ और वो पेन इतना दर्दनाक था कि मैं बता नहीं सकती। वो मुझसे मतलब सहन नहीं कर पा रही थी, मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी और साथ में मुझे एसिडिटी भी बहुत ज्यादा फील हो रही थी। तो मैंने पहले वमन करने का सोचा, लेकिन उस टाइम मेरी हिम्मत इतनी नहीं हुई कि मैं उठकर वमन कर सकूं। तो वमन करने का ख्याल मैंने त्याग दिया और उसके बाद मेरे पेट में बहुत असहनीय दर्द हो रहा था। तो उस दौरान मैंने यहाँ ठंडे पानी की पट्टी की। जब मैं लगातार ठंडे पानी की पट्टी कर रही थी तो उस टाइम पेन में हल्का सा रिलीफ मुझे महसूस हुआ और सारी रात मैं नहीं सो पाई, लेकिन सुबह के टाइम पे मुझे नींद आ गई और जब मैं उठी तो वो पेन कम हो रखा था। तो मैं आप सभी साधकों को यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप निर्जला करते हैं तो उभाड़ आएंगे, लेकिन हमें उस टाइम उन उभाड़ों से घबराना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस रखना है। और मैंने जब मुझे वो पेन हुआ, स्टोन पेन हुआ, तो मैंने अपना उपवास खोलने की नहीं सोची। मुझे वो पेन 5 दिन रहा। 2 दिन बहुत तेज पेन था, उसके बाद वो पेन धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन मैं उसको सहन कर रही थी। तो जब भी हमें कोई भी मुसीबत महसूस होती है तो उस टाइम भी सबसे पहले तो हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है कि हमें निर्जला करना है तो करना है। उबाड़ आएंगे वो टेम्परेरी होते हैं, वो कुछ टाइम रहकर चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन ध्यान है वो हमारे लक्ष्य की तरफ होना चाहिए कि हमें अपनी जो क्रोनिक डिजीज है उसको ठीक करना है। और
हमें अगर बड़ी बीमारी को हराना है तो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो हमें परेशान करेंगी। तो लेकिन उस टाइम हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है। तो जब भी मुझे पेट में पेन हो रहा था तो उस टाइम भी मैं पॉजिटिव रही। मैंने ये नहीं सोचा कि निर्जला उपवास खोल देना है या जूस लेना है या पानी लेना है, नहीं। मैंने उस टाइम भी पेशेंस रखा, धैर्य रखना है और ठंडे पानी की पटिया करते रहना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आपको फील होगी। तो उस टाइम भी मैंने ठंडे पानी की पट्टियां रखी जिससे मुझे पेन में कुछ रिलीफ महसूस हुआ। और 5 दिन मैंने वो पेन फील किया। आप लोग भी समझ सकते हैं स्टोन पेन कितना होता है। तो लेकिन मैंने अपना निर्जला उपवास कंटिन्यू रखा। 5वें दिन से 9वें दिन मैंने वो अपना उपवास खोला था और 9वें दिन तक आते आते मेरा पेन खत्म हो गया था। तो 4-5 दिन वो पेन मुझे रहा था। तो उस दौरान मैंने अपना पेशेंस रखा। उस टाइम भी मैंने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग बनाई रखी। उस टाइम भी मैं यही सोच रही थी, मेरे माइंड में यही पॉजिटिव आ रहा था कि शायद जो मेरी स्टोन है वो निकलने का प्रयास कर रही है, कि मुझे किसी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। तो यही सोचकर मैंने अपना निर्जला उपवास कंटिन्यू रखा और 9 दिन के बाद मैंने अपना उपवास खोला। और जब उपवास खोला तो उपवास खोलते टाइम भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना उपवास हमेशा डिटॉक्स जूस से खोलना है। और यहाँ मैं जो अपना निर्जला उपवास है, मुझे एक तो यहाँ के जो वातावरण है उसका इतना फायदा मिल रहा है। यहाँ की जो तपोभूमि है, आनंदी माता का जो तप है, सुरेश भैया की जो निस्वार्थ सेवा है, अंकित भैया की जो निस्वार्थ सेवा है, तो इन सभी का फायदा मुझे मिल रहा है, जिसका फायदा उठाकर मैं यहाँ इतना तप कर पा रही हूँ। अगर मैं घर पर होती, मैं हरियाणा से हूँ, वहां गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर मैं अपने घर पे होती तो इतना तप करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वहां 1-2 दिन का निर्जला का रखना भी इतना मतलब मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ का वातावरण का, यहाँ की तपोभूमि का, इतना यहाँ की जो ओरा है उसका मुझे इतना मतलब यहाँ पर फायदा मिल रहा है कि मैं इतना तप यहाँ कर पा रही हूँ। 2 महीने मुझे यहाँ रहते हुए हैं। 2 महीने के अंदर मैं यहाँ 36-37 निर्जला कर चुकी हूँ। लंबा निर्जला भी यहाँ मैंने किया है जो कि आराम से मेरा हो रहा है। तो मैं आप सभी साधकों को भी यही कहना चाहूंगी कि जो हमारा एडवांस एनडीएस है वो केवल तप का मार्ग ही नहीं है, वो तप, सेवा और सुमिरन का मार्ग है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। तो तप तो हमें यहाँ जो हमारी डिजीज है उससे छुटकारा दिला देगा, लेकिन तप के साथ साथ सेवा और सुमिरन पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो हम तप तो हर कोई कर लेता है, चाहे कोई थोड़ा कर लेता है, कोई ज्यादा कर लेता है, लेकिन साथ में सेवा और सुमिरन पर भी फोकस कीजिए। सेवा जिसके बस की जैसी भी सेवा है, जिसका जैसा सामर्थ्य है वो वैसी सेवा कर सकता है। सेवा जरूरी नहीं है धन से की जाए, वो आप अपने मन से, मतलब वो आपकी जो सेवा है किसी भी तरीके से हो सकती है। फिजिकल शारीरिक सेवा आप कर सकते हैं, आध्यात्मिक सेवा कर सकते हैं, बौद्धिक सेवा, मतलब जिसका जैसा भी सामर्थ्य है, जिसकी जैसी इच्छा है, जिसको जहां से फायदा मिल रहा है, प्रभु जिसको जैसा संकेत दे रहे हैं, जहां जिसके मन को शांति मिले, आप वैसी सेवा कर सकते हैं। लेकिन मगर ऐसी दुनिया जो दवा रहित दुनिया कर रही है, हमें मतलब जो हमारी शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, उससे हमें मुक्ति दिला रही है, जहां से हमें कुछ फायदा मिल रहा है, अगर आप ऐसी जगह सेवा करोगे तो इससे आपको शारीरिक शांति के साथ साथ मानसिक शांति भी मिलेगी। और सुमिरन कि इतना तप करने का जो मनोबल है वो हमें कहाँ से मिल रहा है। तो हमें यहाँ जो आनंदी माता जी इतना सुमिरन करवाती हैं उसका मतलब उसकी वजह से ही हमारा एक तो जो माइंड है वो इतना पॉजिटिव रहता है कि हमें इतना मनोबल मिलता है कि हम ये तप कर सकें। क्योंकि तप करना बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कहती तप करना आसान है, लेकिन जहाँ सुरेश भैया, आनंदी माता जी या और जो एनडीएस साधक हैं वो लोग भी आपको इतना मोटिवेट करते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो उससे हमें इतना मनोबल मिलता है, हमारे माइंड में इतनी पॉजिटिवनेस रहती है कि हम वो तप भी आसानी से कर सकते हैं। और उसी का फायदा मैं यहाँ रहकर उठा रही हूँ, उसकी वजह से ही मैं यहाँ इतना लंबा लंबा तप कर रही हूँ कि जिसकी वजह से जो मेरी क्रोनिक डिजीज है, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब डिजीज मेरे अंदर रह गई है, क्योंकि यहाँ मैं मतलब एक तो माइंड इतना पॉजिटिव हो गया है कि इस बीमारी से डरना तो मैंने छोड़ ही दिया है। मतलब मैं पहले इतना नेगेटिव रहती थी, हमेशा मन में ये ख्याल रहता था, हमेशा डरती रहती थी कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है, अब तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे परिवार का क्या होगा। तो
इस तरह का जो डर है वो यहाँ के सुमिरन का ही नतीजा है कि आपके माइंड में इतनी पॉजिटिवनेस आ जाती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है कि आप अपनी बीमारी के बारे में तो भूल ही जाते हो कि आप बीमार हो। तो सबसे पहले तो तप सेवा सुमिरन के इस रास्ते को अपनाइए। और ऐसा नहीं है कि इसका फायदा अगर आपको मिल रहा है तो हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है, और लोगों से भी, जितने भी एनडीएस प्रचारक हैं, एक तो उनके अनुभव का फायदा उठाने को हमें यहाँ मिल रहा है कि जो सुरेश भैया हैं, आनंदी माता जी हैं, इतने सालों से वो एनडीएस को फॉलो कर रहे हैं। तो एक तो उनका मतलब अनुभव इतना है, एक्सपीरियंस इतना है कि उसका फायदा हमें उठाने को मिल रहा है। इनके मार्गदर्शन में हम इतना लंबा निर्जला इतनी आसानी से कर पा रहे हैं। और एक हमें मतलब यहाँ निर्जला करते हुए किसी भी तरह की एनर्जी लो का मतलब फील होता ही नहीं है कि कहीं भी हमारी एनर्जी लो महसूस हो रही है, हमें ऐसा फील नहीं होता है। हम यहाँ पूर्ण रूप से रसाहार में हैं या निर्जला के अंदर हैं, लेकिन किसी भी तरह से हमारी एनर्जी फील कम नहीं होती। हमें हमेशा हम फुल एनर्जी में रहते हैं, सारे काम हम कर रहे हैं, यहाँ अपने जितने भी निजी काम होते हैं वो हम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी कि एक तो अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि भोजन में शक्ति होती है, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। भोजन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। जो असली एनर्जी हमें मिलती है वो भजन में है और गहरी नींद में है। तो एक तो अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए कि हम पका हुआ भोजन नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आएंगी, हम अपनी दिनचर्या के काम कैसे कर पाएंगे। तो एक तो हमें इस चीज को निकाल देना है अपने मन से। हम पूरे जो गॉडमेड फूड है उसमें रहते हुए और शहर में रहते हुए भी फुल एनर्जी महसूस करते हैं। तो कितनी भी क्रोनिक डिजीज हो, एक तो मतलब आप हमेशा गॉडमेड फूड में रहिए। वेट कम होने की चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैंने 11 दिन का निर्जला किया था तो उस दौरान जो मेरा वेट है वो 52 केजी से 49 केजी रह गया था, 49 केजी हो गया था, मतलब 3 केजी कम हुआ था। और अब मैंने जब 9 दिन का निर्जला किया तो उस दौरान जब मैंने अपना निर्जला शुरू किया मेरा वेट 49 केजी था और 9 दिन में कम होकर 44 केजी रह गया था। तो वेट कम होने की चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। लोग घबरा जाते हैं कि हम निर्जला कर रहे हैं, वेट ज्यादा कम हो गया, दुनिया हमें बोल रही है आप मतलब ऐसे दिखने लग रहे हो, आप तो पिंजर से हो गए हो। तो इस तरह की मतलब बातें नहीं सुननी है। दुनिया का काम है कहना, वो कहेगी, लेकिन आपका काम है एडवांस एनडीएस को फॉलो करना। आप अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, आप अपना काम कीजिए। दुनिया अपना काम कर रही है, दुनिया कहेगी कहती रहेगी, लेकिन हमें अपना काम करना है। हमें एडवांस एनडीएस को फॉलो करना है, मीन्स करना है। कई लोग अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं कि हम ऐसे दिखने लग गए हैं, लेकिन आपको दिखने की इतनी चिंता हो रही है, आपको अपनी बीमारी की चिंता नहीं हो रही कि आपको अपनी बीमारी को भी खत्म करना है, उससे भी बाहर निकलना है। तो दुनिया की सुनेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि दुनिया का काम है लेग पुलिंग करना, टांगे खींचना। और जो लोग आगे बढ़ेंगे दुनिया उसकी टांग खींचेगी, क्योंकि जो लोग आगे बढ़ते हैं दुनिया उन्हीं के पीछे लगती है। तो आपको अपना काम करना है। हमारा काम क्या है? एडवांस एनडीएस को फॉलो करना और रोग रहित दुनिया को बनाना। तो अगर आपको एडवांस एनडीएस में रहकर फायदा मिल रहा है तो आप भी सेवा कीजिए। हमें उस जो हमें फायदा मिल रहा है उसको अपने तक सीमित नहीं रखना है, उसको आगे भी फैलाना है और लोगों को भी एडवांस एनडीएस का रास्ता दिखाना है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैं यही कहूंगी, आप निर्जला पर फोकस कीजिए, जितने भी क्रोनिक पेशेंट हैं, और आपके रास्ते में उभाड़ आएंगी, बाधाएं आएंगी, उनसे घबराना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, हर हाल में आगे बढ़ना है। और जितना आप निर्जला करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। मैं तो ये अपना अनुभव बता रही हूँ, मैं ये फील कर रही हूँ कि किसी भी तरह की एनर्जी मुझे फील मतलब कम फील नहीं हो रही है। मैं हमेशा एक पॉजिटिव मतलब यहाँ ऑरा का फायदा उठा रही हूँ और खुद भी पॉजिटिव हो रही हूँ। और बीमारी की चिंता हमें नहीं करनी है। हमें इस प्रभु प्राप्ति का मार्ग मिल गया है, मतलब एक अच्छा रास्ता मिल गया है। इस अच्छे रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। देखो, अमर कोई नहीं है, मौत एक दिन निश्चित है, लेकिन हम कष्ट की मौत नहीं मरेंगे, ये चीज मैंने देख ली है। पहले मैं मतलब इस डिजीज से ग्रसित थी, मैं कितनी मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट में मैंने लिया, कीमो के दौरान कितने साइड इफेक्ट होते हैं आप लोगों को पता ही है। वो सारे साइड इफेक्ट हम भुगत रहे थे, कितना पेन हम उठा रहे थे। लेकिन अब जो ये दवा रहित दुनिया है, हमें इसका पता चल गया है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहला फायदा तो यही मिला, माइंड पॉजिटिव रहने लग गया, पेन खत्म हो गया है बॉडी का।
तो जितने भी क्रोनिक पेशेंट हैं मैं उनको यही कहूंगी, आप निर्जला के ऊपर फोकस कीजिए। जिसके बस का जितना निर्जला है, बॉडी जितना साथ दे रही है, 2 दिन का 3 दिन का, उतना निर्जला आप कीजिए। इससे आपका पेन तो जरूर कम होगा, इतना अनुभव तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरी बॉडी में किसी तरह का पेन नहीं है। छोटी मोटी कई तरह की बीमारियां मुझे हैं, लेकिन इतनी बीमारियां होते हुए भी मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, किसी भी तरह का पेन फील मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूंगी, आप भी इस एडवांस एनडीएस के रास्ते पर आगे बढ़िए और इस सेवा को आगे बढ़ाइए, फैलाइए। बस यही मैं कहना चाहूंगी। धन्यवाद। हाँ बेटा, आप कैंसर साधक को क्या सलाह दोगे? जैसे बहुत साधक मेडिकल लाइन पे जा रहे हैं, केमो कर रहे हैं, आप भी केमो करे हो, तो उनके लिए क्या मैसेज दोगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आप अगर एलोपैथी के अंदर जाएंगे तो एलोपैथी के अंदर इलाज के दौरान कितना पेन आपको मतलब महसूस करना पड़ता है, फील करना पड़ता है, ये अंदाजा मतलब जितने भी क्रोनिक पेशेंट हैं उनको पता ही है कि एलोपैथी के अंदर साइड इफेक्ट कितने ज्यादा हैं। मैंने भी एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, मैंने पहले ही भी बताया है, 18 कीमो साइकिल्स मैं ले चुकी हूँ। रेडिएशन और सर्जरी मैंने नहीं करवाई है, लेकिन जिनकी भी हुई है उनको फील भी हुआ है, या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी पता है, या और लोगों को भी आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि उनको कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, कितना दर्द सहना पड़ता है। और एलोपैथी ट्रीटमेंट, इसका जितनी भी क्रोनिक बीमारियां, कोई भी छोटी मोटी भी बीमारी है, उसका इलाज एलोपैथी के अंदर नहीं है। बल्कि अगर हम एलोपैथी ट्रीटमेंट के अंदर दवाइयां लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उनका साइड इफेक्ट और हमें भुगतना पड़ता है। बल्कि मेरी बीमारी कम नहीं हुई, मैंने 18 साइकिल्स कीमो के ली, 4-4 दिन की कीमो मेरी होती थी। ऐसा भी नहीं है कि 1-2 घंटे की कीमो हो गई और छुट्टी मिल गई। 4 दिन लगातार दिन रात, मतलब 48 घंटे की कीमो कंटिन्यू रहती थी और 24 घंटे की कीमो एक रहती थी। 4 दिन मैं एडमिट रहती थी। 18 साइकिल्स मैंने ली हैं, उसकी वजह से कितने साइड इफेक्ट मुझे झेलने पड़े। मेरे हाथ पैरों के अंदर इतनी झंझनाहट रहती थी कि कोई छोटी मोटी चीज अगर मैं पकड़ती हूँ तो मुझे फील नहीं होती। अब आप ये लगा लो, एलोपैथी के अंदर ट्रीटमेंट लेते लेते भी मेरी बीमारी 30% बढ़ गई। एक बार वो असर दिखाएगी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मेरी 18 साइकिल्स होने के बाद बीमारी 30% बढ़ी हुई आई। डॉक्टर ने कहा दवाई चेंज करके देखते हैं, क्या पता उससे आपका मतलब दूसरी दवाई काम कर जाए। तो वो तो एक एक्सपेरिमेंट ही है। वो भी मतलब ये श्योरिटी नहीं ले रहे थे कि आगे जो दूसरी दवाई हम देंगे उससे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बीमारी कम हो जाएगी। तो उससे तो क्या हो रहा है, मैंने अपना एक कीमती साल, पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया। पिछली जुलाई से इस मई तक मेरी कीमो चली है। तो अगर मैं पहले एडवांस एनडीएस के बारे में मुझे पता होता तो मैं अब तक ठीक हो गई होती। वैसे अभी भी हो गई हूँ, लेकिन पूरी तरह मैं ठीक हो गई होती। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके अंदर केवल आप अपना कीमती शरीर, कीमती समय और कीमती धन ये ही बर्बाद करते हो। फायदा आप लोगों को नहीं मिलने वाला। लास्ट में हमें वही जवाब मिलता है कि आप अपने पेशेंट को घर ले जाइए, सेवा कीजिए। तो उससे तो हमारा समय ही खराब होगा, धन भी खराब होगा, और अपना ये अनमोल जो शरीर है वो भी हमारा खराब होगा। तो मैं तो जितने भी कैंसर साधक हैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, चाहे कम एज के हो चाहे ज्यादा एज के हो, कितनी भी उनकी उम्र हो, वो एलोपैथी के अंदर ना जाए। मैं तो बस एक ही सलाह सबको देती हूँ कि एलोपैथी ट्रीटमेंट ना करवाए। अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उससे आपका जो समय है, समय सीमा, जीवन सीमा जो है वो कम होगी, बढ़ेगी नहीं। अगर आप बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे और एनडीएस भी नहीं अपनाएंगे, तब भी आपके 5-7 साल तो आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप एलोपैथी के अंदर जाओगे तो आपको मतलब तड़प तड़प के तो मरोगे ही, और समय सीमा है जो वो आपकी 1 से 2 साल ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके एक सही रास्ते, इस एडवांस एनडीएस के रास्ते पर आप आगे बढ़िए, और एलोपैथी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप फोन नंबर बताना। आज भी आप निर्जला पे हैं और फिर भी इतनी बहुत सुंदर समझाए, सबको अपनी अनुभव सुनाए निर्जला करके भी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ब्लेसिंग। और आप आपका फोन नंबर बता दीजिए। जी माता जी, मेरा मोबाइल नंबर 7056570305 है।
दोबारा बता रही हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 7056570305 है। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। प्रणाम माता जी, प्रणाम भैया। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, देवधर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम माता जी, प्रणाम सुरेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मेरा प्रश्न यही है कि ये नींबू शहद पीना फायदा है में है या नहीं है, या नुकसान है इसका? बताओ सुरेश जी। इसका मैं अभी क्या बताऊं देवधर जी, मैंने पहले भी बताया है, शहद जो है हमारा भोजन है ही नहीं। एनडीएस एक तप सेवा सुमरन का मार्ग है, और इसमें वो हम शहद मधुमक्खी ने अपने लिए बनाया, ना कि इंसान के लिए, है ना। तो हम यही बात समझे तो अच्छा कि जिस रास्ते पे हम चले हैं उसमें शहद का कोई वो नहीं, उसमें अपना नेचुरल नेचुरल मीठा जो भी है, अपना खजूर है और कुछ भी जो भी नेचुरल मीठा वो हम ले सकते हैं। इससे तो अच्छा हम कम मात्रा में गुड़ भी लें तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन शहद तो देखो एक हमारा भोजन नहीं है, वो तो एक दूसरे का छीना हुआ भोजन है। जैसे हमने दूध बंद किया है कि दूसरी माँ का दूध नहीं छीन के पीना है दूसरे बच्चे का, वही एक शहद की तो वही बात है ना। वो मधुमक्खी ने अपने लिए पैदा किया है, ना कि औरों के लिए, लेकिन वो तो इंसान ने अपने सुख के लिए उसको अपना लिया। और दूसरी बात थो- ये भी है कि आप ये देखिए कि शहद का प्रोडक्शन कितना है और शहद की खपत कितनी है, तो शहद कहाँ है वो बताइए मुझे। वो बिल्कुल, चीनी है, तो शहद है ही नहीं। थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं शहद की बजाय। हाँ, कम मात्रा में गुड़ डाल सकते हैं, उससे इतना नुकसान नहीं करा जितना गुड़। शहद में तो प्योर चीनी है, आपने देखा कितने सैंपल फैल आए हैं शहद के। जी जी। तो उससे तो अच्छा, उससे तो बेहतर कहूंगा, बेहतर तो नहीं लेकिन उससे बेहतर, शहद से बेहतर अपना गुड़ या शक्कर लेंगे थोड़ी मात्रा में, तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगी इतना कि शहद नुकसानदायक हमारे लिए। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि उसको आप पढ़ना करना बैठ के कि कितना शहद हमारे देश में प्रोडक्शन है और कितने शहद की खपत है हमारे देश में, तो शहद कहाँ है वो बताइए, आपको पता लग जाएगा। जैसे दूध ज्यादा है, मतलब दूध की भी ये प्रोडक्शन ऐसे ही दिखा रहे हैं, हाँ जी, ऐसे ही हाँ जी, हाँ शहद जी। की प्रोडक्शन। ऐसे ही शहद है, खपत देखो कितनी ज्यादा है और प्रोडक्शन देखो कहाँ है शहद हमारे देश में। पहले देसी मधुमक्खियां हुआ करती थी, अब कहाँ है कहीं कहीं भी नहीं है। तो इस करके इसको ना ही ले तो अच्छा है, दोनों तरफ से हमें नुकसानदायक है। एक तो हमारा जो सेवा का मार्ग है उसमें भी बाधक है ये, क्योंकि हम दूसरे का हक छीनते हैं इसमें। दूसरा ये नकली है, तो दोनों तरफ से हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, रुद्रांश जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। मैंने आपके बारे में सुना था, हमारे पास ही रहते हैं, तो उन्होंने बताया मेरे को कि मैं ऐसे ऐसे निर्जला कर ली हूँ। तो मेरे को सुनने में तो बड़ा लगा अजीब सा कि खाना ऐसे कैसे हम छोड़ सकते हैं। खाना मतलब जैसे निर्जला बताते हो, स्टार्टिंग में जैसे बड़ा मुश्किल है ये करना। हमारे से तो इवन चाय भी नहीं छूटती जो मॉर्निंग में हम लेते हैं। तो निर्जला कैसे होगा? तो मैं पहले स्टार्टिंग थोड़ा तैयारी करना चाहती हूँ इसकी। तो कैसे स्टार्ट करें? अगर मॉर्निंग में लेना है तो सबसे पहले क्या लेना चाहिए, और चाय को कैसे छुड़ाएं? बोलो बेटा सुरेश बेटा। मॉर्निंग में हमें हवा खानी चाहिए। अरे अच्छा जी। हाँ, एक जब घंटा हवा खाएंगे, 2 घंटा। जब हम सबसे पहले हमें एनिमा करना है 2 से 3 बार, उसके बाद में हवा खाना चाहिए हमें 5 से 6 घंटा। हवा खाएंगे तो पेट में भूख रहेगी नहीं, चाय की तो आपको वो लगेगी नहीं लगन। जी। तो सर, आपसे अनीमा जो है वो मॉर्निंग में करना चाहिए क्या, खाली पेट? हम मॉर्निंग में सुबह उठते ही एनिमा करना चाहिए, पहले नेचुरल कॉल आए तो आए, नहीं तो एनिमा करना, उसके बाद 2 से 3 बार एनिमा करना है।
तो ये सभी के लिए सेफ है या कोई इसके मतलब नुकसान तो नहीं है? ऐसे कोई अननोन, जैसे हमें इतना नहीं पता, खाली देखते ही हैं, हम वीडियो देखा है ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो हर किसी की अलग अलग बॉडी होती है, किसी की स्ट्रांग है, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि अंदर जैसे प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए ऐसे स्टार्ट करने से? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा वीडियो में बताया गया है ऐसा ही करना है हमें। जी सर, थैंक यू सो और मच। इसके बारे में थोड़ा सा कल्पना तिवारी जी बैठी हैं, वो बताएंगी थोड़ा सा आपको जी सर। अपना अनुभव बताएंगे। कल्पना जी बताइए इनको थोड़ा सा। जी जी जी। नंदी माँ जी को मेरा प्रणाम, सूरज भाई जी, प्रीति जी को बहुत बहुत प्रणाम मेरा। मैडम, एनिमा ये मत, एनिमा उसका नाम ही एनिमा है, हर किसी की माँ है। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसी प्रकार से एनिमा भी हम सभी का ख्याल रखता है। जो भी उसका प्रयोग करेगा, एनिमा उसका पूरा पूरा ख्याल रखेगा और उसको किसी भी प्रकार का एनिमा करने से कोई नुकसान नहीं होगा। एनिमा आप सुबह खाली पे नॉर्मल फ्रेश होके आइए, फ्रेश होने के बाद में फिर आप एनिमा ले सकते हैं। सुबह जैसे सुरेश भाई ने बताया 2 से 3 बार एनिमा ले लीजिए आप, और इसके बाद आप एक बार शाम को भी ले सकते हैं, 2 बार एनिमा लिए शुरुआत में। और जैसे तो आपकी इसमें मैम पानी की जो जो मतलब पानी की स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? स्टार्टिंग में कम से स्टार्ट करें, जैसे 300 ml बताया था उसमें ना, जी वीडियो में मैंने देखा किसी में, तो 300 ml से स्टार्ट करना चाहिए हमें, है ना, शुरू में पानी रुक नहीं पाएगा और फिर धीरे धीरे जो है आपको रोकने की जो पानी अंदर रोकने की क्षमता वो है धीरे धीरे बढ़ेगी। तो शुरू कम से तो शुरुआत करें। स्टार्टिंग में कितना करना चाहिए? हाँ कितने जी, से स्टार्ट करना चाहिए? कितने से 250 स्टार्ट 500 करना ml, चाहिए? सुरेश भाई 500 ठीक बोल ml रहे में। हैं। जी 300 ml से 400 ml से स्टार्ट करना चाहिए शुरुआत में ना। जी सर, वो जी भी सर। सभी मतलब का ये बॉडी के ऊपर जैसे डिपेंड करता है नेचुरल ना। चीजें हैं। जी, मतलब जैसे बोला जाता है कि बॉडी के साथ कोई भी अननेचुरल चीज नहीं करनी, जो भी नेचर ने दिया है उसी से रिलेटेड हम्म। हमें चलना चाहिए। तो ये क्या अननेचुरल तो नहीं होगा? जैसे प्रकृति से मतलब जिस तरह भगवान ने खाना शरीर खा को रहे जिस हो बनाया डॉक्टर है। जिस डॉक्टर के मैडम पास आप देखिए, जाते हैं पीते हैं मेडिकल में, वो सभी कुछ ऑपरेशन करता है, शरीर के अंग काट के निकाल देता है, कोई नेचुरल है क्या वो? जी जी। जो बताइए मुझे एक बार। नहीं सर, आज तक मैं पकाया डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही, मैं अपना अपना हुआ मतलब शेयर करना चाहती। जी माता जी। नहीं, वो भी तो आज इसी तक में आया पकाया ना हुआ कि जिनके भोजन पास आज इतना तक इसमें कितना सोचने की हो बात हुई